तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सर्वप्रथम हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ऊष्मा और ताप क्या होता है। ऊष्मा। तो ऊष्मा इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, अर्थात जो हीट होता है वो क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। ताप क्या होता है, तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडा का माप होता है। तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि ऊष्मा के द्वारा क्या किया जाता है कि किसी भी वस्तु का गर्माहट एवं ठंडा का पता लगाया जाता है, जबकि ताप के द्वारा क्या है, किसी भी वस्तु का क्या है वह कितना गर्म या फिर कितना ठंडा इसके बारे में ज्ञात किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, यहाँ पर एक कील लिया है, वैसे ही पेंसिल। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसको ऊष्मा और ताप में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऊष्मा की द्वारा क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु गर्म या फिर कोई भी वस्तु ठंडा का पता चलता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अभी दोनों वस्तु क्या है, ठंडा। और ताप के द्वारा क्या पता चलता है कि इसका एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। मान लिया जाए इसका जो टेम्परेचर है, मान लिया जाए क्या है 1 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो टेम्परेचर हुआ 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको किसे आइडेंटिफाई का है, तो इसको क्या है, ताप के द्वारा था टेम्परेचर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऊष्मा और ताप क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो इस टॉपिक में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन क्या है वह तापमान के पैमाने अर्थात स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, जो कि क्या है 2 प्रकार से पूछा जाता है। तो इसको किस प्रकार से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि फ़ारेनहाइट को समझाइए या फिर सेल्सियस को समझाइए या फिर केल्विन को समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु को दर्शाइए या फिर जो हिम बिंदु एवं भाप बिंदु को प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाने के अंतर्गत हिम बिंदु, जिसको क्या कहते हैं, निम्नतम बिंदु भी कहते हैं। तो हिम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु, जिसको उच्चतम बिंदु भी कहते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। इस पैमाने को 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से सेल्सियस है, तो सेल्सियस में क्या होता है, तो सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सेल्सियस पैमाने के अंतर्गत निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस एवं उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पैमाने को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस मान को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से है केल्विन। तो केल्विन पैमाने के अंतर्गत निम्नतम बिंदु 273 केल्विन एवं उच्चतम बिंदु 373 केल्विन होता है। इस पैमाने को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 केल्विन मान को प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जैसे कि फ़ारेनहाइट में 180 डिग्री का अंतराल है, सेल्सियस में 100 डिग्री का अंतराल है, साथ ही जो केल्विन है इसमें 100 डिग्री का अंतराल है, पर ये कैसे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो जो उच्चतम बिंदु है क्या है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, निम्नतम बिंदु में क्या करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो उसको हमको वैल्यू प्राप्त हो जाता था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 212 में से 32 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो होगा 180 अर्थात 180। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसको क्या है 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से उच्चतम बिंदु से क्या है, निम्नतम बिंदु को घटाते हैं। तो इस प्रकार से जो सेल्सियस एवं केल्विन में क्या होता है, उसको भी 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37.0 डिग्री सेल्सियस एवं 310 केल्विन। तो क्या है, तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि जो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है एवं केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह एग्जाम में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को इन तापमान के पैमाने के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। इसके पश्चात क्या है, चलिए इस जो तापमान के पैमाने क्या है, इसको एक पैमाने से दूसरे में क्या है कन्वर्ट करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन क्या है,
इसमें पूछा जाता है। ओके, जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। ओके, तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो क्या है, प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु इक्वल द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। ओके, तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा प्रथम तापमापी और कौन सा द्वितीय है। तो इसको आप सिंपल वे में याद रखिएगा कि जो मान हमको दिया रहेगा वह होगा क्या होगा, प्रथम तापमापी का होगा, और जिसका वैल्यू हमको ज्ञात करना वह द्वितीय तापमापी का होगा। ओके, तो जैसे कि इस उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात ये प्रथम तापमापी है, किसको कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस पैमाने में हमको कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या है, प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना। ओके, तो तापमान पैमाना कौन सा है, फ़ारेनहाइट है। तो F माइनस इसका निम्नतम बिंदु कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु कितना होता है, तो उच्चतम बिंदु होता है 212 था 212 माइनस निम्नतम बिंदु 32 इक्वल क्या होता है। अब सेल्सियस पैमाने का लेते हैं, तो सेल्सियस पैमाने का तापमान पैमाने क्या होता है, C माइनस निम्नतम बिंदु 0 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु 100 माइनस निम्नतम बिंदु 0। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो होगा 180 अर्थात 180 आता है। ओके, दो आपस में कैंसिल तो क्या है 0, उसके पश्चात क्या है 21 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल वे में कर सकते हैं, 1 से 3 जाएगा क्या, नहीं, तो 2 बन जाता है 1 और 1 बन जाता है 11, 11 से 3 का कितना 8, पहले से 1 तो 1, तो 180 इक्वल C डिवाइडेड बाय 100। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर 100 क्या है, यहाँ पर भागित में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में चले जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 180, उसके पश्चात क्या है कोष्टक में लिख सकते हैं F माइनस 32 इक्वल C। तो यहाँ पर 0 0 आपस में कैंसिल हुआ, तो 2 पंचे 10 और 2 नियम 18। तो इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त हो, 5 डिवाइडेड बाय 9 F माइनस 32 इक्वल C। चूंकि हमको C का वैल्यू याद करना है, तो चलिए C को हम लोग इसको लाते हैं, तो या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं C इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 9 F माइनस 32। ओके, तो जैसे कि हम लोगों देख सकते हैं कि हम लोगों को फ़ारेनहाइट था, F का मान जाएगा कितना जाएगा, तो F का मान जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो चलिए इसके मान को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा C इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 9 98.6 माइनस 32, उसके साथ क्या है डिग्री। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 98 में क्या करेंगे, 32 को क्या करेंगे घटाएंगे। ओके, तो C इक्वल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9, 98 में 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं 9 से 3 के कितना बचे 6, 8 से 2 के कितना बचा 6 और पहले से दशमलव में 6, तो 66.6 डिग्री हमको प्राप्त हुआ। ओके, अब इसको हम लोग आगे किसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो 9 को क्या करते हैं 66.6 से क्या भागित करके 5 के साथ गुणा करते हैं, या फिर 5 का गुणा क्या करते हैं हम लोग 66.6 के साथ करते हैं, उसके पश्चात 9 के साथ भागित करते हैं, तो हमको इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इसको क्या करते हैं गुणा करके भाग करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं, जैसे कि 5 गुणा, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं 66.6 गुणा 5, तो 5 छक्के कितना होता है 30, का 0 हासिला 3, तो 5 छक्के 30 बचा 33, का 3 हासिला 3 और 6 पंचे 30 और 3 33। ओके, तो इस प्रकार से हमको आंसर कितना प्राप्त हुआ 3330। चूंकि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक संख्या के पश्चात क्या है दशमलव है, तो दशमलव लगाते तो इस प्रकार से हमको 333 वैल्यू प्राप्त होता है। तो C इक्वल क्या होता है 333 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से क्या करते हैं, इसको हम लोग भागित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से चलिए 333, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36। ओके, तो 4 बार में क्या हो रहा है 33 से अधिक हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ओके, तो 27 33 में 27 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा 6। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 3 में से 2 गया कितना बचा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 में से 7 जाएगा क्या, नहीं, तो एक उदाहरण ले तो ये बन जाता है 2 और ये बन जाता है 13, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6 और 2 2 आपस में कैंसिल था 0। ओके, तो बच्चे पे पहले से 30,
तो 9 सत्ते कितना होता है 63। तो ये जो आपस में कैंसिल बचे क्या 6। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो सी का वैल्यू कितना प्राप्त है 37 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वह फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं सेल्सियस पैमाने में यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या है इसमें कन्वर्ट करने से पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में देखा, यह इस प्रकार से देख सकता है केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए या फ़ारेनहाइट को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। ओके, तो इसके लिए क्या है सिंपल सा फार्मूला है, इसी फार्मूला को आप लोगों को यूज़ करना। ओके, तो जो प्रथम तापमापी जिसका वैल्यू दिया रहेगा वह प्रथम तापमापी का रहेगा और जिसका वैल्यू हमको ज्ञात करना वह द्वितीय तापमापी का। ओके, तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए क्या हम लोग आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मारोधी पदार्थ, इंसुलेटर्स, कुचालक, बैड कंडक्टर एवं चालक कंडक्टर। ओके, तो चलिए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है क्या 2 नंबर में भी पूछा जाता है 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ओके, तो इसके उदाहरण के सहित याद रखना। तो चालक किसे कहते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे पदार्थ जिसमें उष्मा का संचरण होता है वे पदार्थ चालक कहलाते हैं, जैसे कि धातु हो गया, जल। कुचालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो उष्मा का संचरण है वह सरलता से नहीं होने देता है कुचालक कहलाता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, कांच हो गया। और उष्मारोधी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिसमें उष्मा का संचरण नहीं होता है वैसे पदार्थ को उष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि एबोनाइट एवं एस्बेस्टोस। ओके, अभ्यास। ओके, तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको केवल रटने का ही कार्य करते हैं। इस स्थिति में क्या हो सकता है कि इसको हम लोग भूल सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो शायद इसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे बेटर है कि चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अभ्यास। पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। तो ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात क्या होता है? 1:1:1, 1:2:3 या 1:2:1, 3:2:1। तो इसमें का राइट आंसर क्या है? तो इसमें का जो राइट आंसर है वह बर, अर्थात ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात 1:2:3 होता है। ओके, तो ये क्यों होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का द्विगुना होता है एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है, जिस वजह से इसको 1:2:3 के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा के द्वारा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा के द्वारा एवं आयतन प्रसार गुणांक को गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, दूसरा, वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है तो अ वस्तु ए जल्द गर्म होगी, ब वस्तु बी जल्द गर्म होगी, स दोनों वस्तुएं समान रूप से गर्म होगी या द इनमें से कोई नहीं। ओके, तो चलिए सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को समझते हैं। वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है, अर्थात जो वस्तु ए की जो विशिष्ट ऊष्मा क्या है वह वस्तु बी की तुलना में कम है। तो ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ का क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा यदि अधिक होता है तो इस स्थिति में वह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है, परंतु ऐसे पदार्थ जिनका विशिष्ट ऊष्मा कम होता है वह जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है जो वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा क्या है वस्तु बी की तुलना में कम है, अर्थात इस स्थिति में क्या होगा वस्तु ए जल्द गर्म होगी। ओके, तीसरा, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा ऊष्मा चालक है? ओके, तो इनमें से कौन सा वस्तु सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है? अ लोहा, ब एस्बेस्टोस, स कांच एवं द लकड़ी। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि स अर्थात कांच एवं लकड़ी ये दोनों क्या है ऊष्मारोधी है। एस्बेस्टोस क्या होता है? यह कुचालक होता है एवं जो लोहा क्या है वह चालक है। ओके, तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर क्या है? लोहा। चौथा, नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता? ओके, तो संवहन में क्या होता है? संवहन में जो ऊष्मा का संचरण केवल द्रव एवं गैसों में होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चाय पानी तो दोनों द्रव, हवा क्या है गैस, अर्थात इसमें ऊष्मा का संवहन तो अर्थात ऊष्मा का संचरण तो होता है परंतु निर्वात में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है।
ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, द निर्वात। अभी निर्वात क्या होता है, तो ऐसे स्थान जहां पर हवा उपस्थित नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं। ओके, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, पहला, उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि खाली स्थान है, तो उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा। ओके, तो उसमें क्या, एक ऊर्जा। ओके, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा। खाली स्थान के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है, तो वो होता है तापांतर। अब ये तापांतर क्या होता है, तो तापों में अंतर के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। ओके, चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल किसमें होता है, तो केवल ठोस में ही होता है। विकिरण द्वारा उष्मा के संचरण है तो खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह माध्यम की। ओके, तो विकिरण द्वारा उष्मा के संचरण है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई या अधिक उष्मा के कारण तापमान में बदलाव खाली स्थान होता है, तो नहीं होता। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आएगा। यदि इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप लोग उसे आसानी से हल कर पाओगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है गुप्त उष्मा किसे कहता है, तो गुप्त उष्मा किसे कहता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा दो प्रकार का होता है, पहला होता है गलन की गुप्त उष्मा और दूसरा वाष्पन की गुप्त उष्मा। ओके, पांचवा, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है, क्यों। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट क्यों जाता है। ओके, तो गुब्बारा क्यों आग के पास लाने पर गैस का जो आतन प्रसार गुणांक होता है वह बढ़ जाता है, जिससे गुब्बारा है वह फट जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि निम्न तापमानों को अन्य तापमान में परिवर्तित कीजिए, जैसे कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, 12 केल्विन को सेल्सियस में। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ओके, सातवां, जल की महत्ता विशिष्ट उष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। ओके, तो जल की महत्ता विशिष्ट उष्मा का दैनिक जीवन में 3 उपयोग है। पहला, रोगी की सिंचाई गर्म पानी से के बोतल से किया जाता है। दूसरा, ठंडे ऋतु में किसानों को पाले से फसल को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, विभिन्न स्थानों के जलवायु को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, उसके पश्चात विशिष्ट उष्माधारिता क्या, तो विशिष्ट उष्माधारिता क्या होता है, तो उष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, तो उसे उस वस्तु का विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। ओके, उष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में लिखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, फिर भी आप लोग इसको सिंपल वे में याद रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। उष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में लिखिए। ओके, तो उष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन एवं विकिरण। ओके, तो यह 1 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिए। तो चालन में क्या होता है, चालन सिर्फ ठोसे में होता है, और उष्मा संचरण की इस विधि में उष्मा संचरण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो माध्यम की कण है अर्थात जो पदार्थ की कण है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं करता। ओके, संवहन में क्या होता है, तो उष्मा संचरण की यह विधि द्रव एवं गैसीय में होता है, जिसमें उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए माध्यम की कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। ओके, तीसरा है विकिरण। ओके, तो विकिरण क्या होता है, तो उष्मा संचरण की इस विधि में क्या है, उष्मा का संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा ही आता है। ओके, और जो विकिरण के द्वारा क्या होता है, जो निर्वात में भी क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है, अर्थात जहां पर वायु भी नहीं होता है वहां पर भी क्या है, विकिरण के द्वारा उष्मा का संचरण होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो इसके साथ ही आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जो उष्मा का जो मात्रक है उसको पूछा जाता है। ओके, तो उष्मा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है, और उष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो वह होता है कैलोरी। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आएगा होगा। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सभी क्वेश्चन जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया सभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा।
ओके, इसके साथ एक और क्वेश्चन है, उसको मैं बताना भूल गया था। ओके, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसके आंसर में आप लोग याद रखिएगा, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, जल का छिड़काव करने पर ऊष्मा बाहर निकलते हैं जिससे आग सरलता से बुझ जाता है, इसलिए आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दो चैप्टर से मिलाकर जो चैप्टर 18 और चैप्टर 3 दोनों मिलाकर क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जो कि सभी सेट ए, सेट बी एवं सेट सी में अलग अलग होता है। ओके, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितना मैंने आप लोगों को बताया सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर भी इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है, तो जो तापमान के पैमाने हैं, सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया एवं फ़ारेनहाइट, इसी प्रकार से कन्वर्ट करना था सेल्सियस के फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को केल्विन, इस प्रकार से जो कन्वर्ट करता होता है ये 3 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है, साथ ही चैप्टर में उपस्थित जितने भी जो क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।